Well, hello and a very good morning to all of you. I welcome my students from 11E and 11G, and I also take pleasure to welcome, my YouTube viewers. Uh, as you all know, it's your old friend Akhlaq Ahmed, an English teacher from AMU, and if you remember, uh, I have already, shared a video on the use of determiners with examples. In fact, to be honest, I have shared it on groups today and uploaded it on YouTube today itself. Now, um, in this video, we'll continue with the use of determiners. This is part 2. The remaining determiners I'll try to complete in this video. Otherwise, there would be a part 3rd as well. So, dear friends, look, I'd like to repeat a few points what I discussed in the previous video. Uh, um, Here, in fact, you may have got a bit confused while we talked about words like a lot of, lots of, plenty of, much, many, many a. So I'll briefly tell you the correct position of all these words. Although I've mentioned the correct positions, but वो कुछ इस तरह से था कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो. देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, यानी a lot of, lots of, plenty of, they can be used both for countable and uncountable nouns, and usually they are with, इनको हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ. हालांकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन. जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए. ये एग्जांपल देखें. अ लॉट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. देखिए ये प्लूरल है, फ्रेंड्स. लॉट्स ऑफ पीपल, ये भी प्लूरल ही माना जाता है. प्लेंटी ऑफ आइडियाज, ये भी प्लूरल माना जाता है. देखिए, प्लेंटी ऑफ के माने होते हैं मोर देन एनफ, ये ध्यान रखिएगा. मिसाल के तौर पे, देयर इज नो नीड टू हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट इज वी हैव गॉट इनफ टाइम. इसी तरह से, आई हैव हैड प्लेंटी टू ईट, आई डोंट वांट एनी मोर, यानी आई हैव गॉट प्लेंटी टू ईट, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए, जहाँ तक मच और मेनी का सवाल है, दे आर यूज्ड स्पेशली इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन क्वेश्चंस. हाँ, ये भी है कि हम अ लॉट ऑफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. वी डिड नॉट स्पेंड मच मनी, और हम ये भी कह सकते हैं वी डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. एक और एग्जांपल देखिए. डू यू नो मेनी पीपल, इसको यूं भी कह सकते हैं डू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल. इसी तरह से, आई डोंट गो आउट मच, या आई डोंट गो आउट अ लॉट. तो अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हम ये सभी कर सकते हैं तो फ़र्क क्या है. याद रखिए, फ़र्क ये है कि इन पॉजिटिव सेंटेंसेस अ लॉट ऑफ इज मोर यूजुअल. मॉडर्न इंग्लिश, बिल्कुल लेटेस्ट इंग्लिश जो चल रही है, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये इस्तेमाल करना चाहिए. मच और मैनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ. यू सी, मच इज अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. पहले तो इसमें हम कुछ मिसालें देख लेते हैं. मिसाल के तौर पे, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, हमें कहना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए वी स्पेंट मच मनी. ठीक है. इसी तरह से, ही गोज आउट अ लॉट, नॉट ही गोज आउट मच. अब
ये देखिए अभी तो आपका चल जाएगा, लेकिन मैं एडवाइस आपको ये करूंगा कि हो सकता है किसी एग्जाम में आपको चॉइस हो कि साहब ही गोज आउट, अब यहाँ पे अलॉट या मच आपको फिलअप करना है, दोनों ही सही हैं। अब आपको देखना होगा ज़्यादा सही क्या है। सेंटेंस क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए अलॉट ऑफ ज़्यादा सही है, तो आप अलॉट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये जो टोफिल वगैरह के और जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये चीज़ें मार्क की जाती हैं। तो याद रखिए कि अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मच और मैनी ये नेगेटिव सेंटेंसेस में। हालांकि अलॉट ऑफ वगैरह भी नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे, मगर बेटर ये है कि लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ ये पॉजिटिव में, मच, मैनी नेगेटिव और क्वेश्चंस में। अगरचे कि मैनी जो है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, लेकिन जैसा आपको बताया अलॉट ऑफ इज मोर यूजुअल। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, but we use too much and so much in positive sentences. He did not have too much money. इसके बजाय कुछ और कहना चाहिए, he did not have enough money, है ना। इसको too much और so much, जब much से पहले TOO या SO लग जाए तब हम इसको पॉजिटिव में यूज करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा एक वर्ड बचा, एक फ्रेज, वो है मैनी अ। मैनी अ इज इक्वल टू मैनी, माने दोनों के सेम होते हैं। अब यूसेज में क्या फ़र्क है? यूसेज में फ़र्क ये है कि देखिए मैनी आपको बताया नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। मैनी अ जो है दैट इज़ मोर कॉमन इन रिटन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, आप कोई पोइटिक स्टाइल में बोल दे मैनी तो जो है वो बहरहाल बोल सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रिटन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप मैनी अगर स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो अंग्रेज़ अगर आपकी बात सुन रहा होगा तो उसको बड़ा अटपटा सा लगेगा। उसे लगेगा जैसे आप कोई बहुत ही रिटन डिलीवर मतलब रिटन स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या कोई बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मैनी राइटिंग में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेफर किया जाता है। हाँ, नेगेटिव में भी कर सकते हैं, वही वाली बात है, लेकिन पॉजिटिव में ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ मैनी के बारे में कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ स्पेक्टेटर केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग, यानी जब बादशाह की ताजपोशी हुई तो बहुत से नाजरीन जो थे वो उसको देखने के लिए जमा हुए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये आपको मिलेगा। अच्छा जनाब, ये एक चीज़ आपकी हो गई। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। चलिए, वो एनी बॉडी और सम बॉडी की बात तो बाद में आ जाएगी, ये बात अब क्लियर कर लें कि एवरी वन जो वर्ड होता है हमारा, एक तो एवरी वन वर्ड होता है और एक एवरी और वन अलग अलग लिखा जाता है। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसको कैसे हमें अलग करना चाहिए, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एवरी वन जो है, जो वन वर्ड है, वो एक सिंगुलर वर्ड है। मतलब सिंगुलर उसका इम्प्लीकेशन होता है, एक से अधिक के लिए एवरी वन ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं होता। तो अब हम जब कहते हैं एवरी वन, तो एवरी वन जो है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो वन वर्ड जो है वो सिर्फ दैट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, नॉट फॉर थिंग्स। तो मिसाल के तौर पे
ये एग्जाम्पल, everyone is invited to the party. ठीक है, everyone यहाँ पे वन वर्ड है, और every और one अलग अलग जो लिखा जाता है वो persons और things दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है. जैसे he is invited to a lots of parties. He is invited to a lot of parties and he goes to every one. Every अलग, one अलग. तो यानी कि वो उसे बहुत सी पार्टीज में मधु किया गया है और वो जो है वो हर एक में जाता है. तो ये एवरीवन के बारे में ये इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि लोगों को आम तौर पे कंफ्यूजन होता है. अब हम देखेंगे ये देखते हैं कि ये एल्डर ओल्डर ये हमने डिस्कस कर लिया है, ईच एवरी डिस्कस कर लिया है, ऑल होल डिस्कस कर लिया है, एवरी तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद ये फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल. अब तो ये भी हो गया, मैनी और मैनी और मच और ये सारी चीज़ें हो गई. तो अब हम आते हैं, ये ग्रुप है हमारा लेट, लेटर, लेटेस्ट और लेटर, LATTER. These first three refer to time, and these are positive, comparative and superlative degrees, whereas latter shows the order of something or position of something in a sentence. Let's now have a few examples. I am late today. Not today, sometimes I get late, like the class starts at, suppose nowadays our classes will start at 2:50 and I come at 2:55, so I'll say I am late today. Okay. Then he reached the office later than me. Or let's say she joined the class later than me. So I came at 2:55, she came at 3. So she was the last to come. That is, she came after me. Now, the last example here, let me know the latest news. Latest news simply means last news. Last news. So latest in other words will mean most recent. In English there are so many words which do not mean what they say. For example, hardly. There was an officer who wanted to praise his subordinate, and he wrote a letter, and in that letter he wrote that this person hardly works. He wanted to say that this person works very hard. So be careful about the use of such words. One such word is latest. Let's have another example. John and David are two friends. The former is wise, the latter is a fool. So John is wise because he is former, and latter is David, so David is a fool. Okay, this brings us to some and any. Now please pay attention, study it carefully. These are important determiners. Some and any, they are very often in the exams. So we'll see some and any in some detail, Look, some and any. In general, we use some and also words like somebody, someone, something in positive sentences. And any is used, any and words like anybody, etc. We use such words in negative sentences and also questions.
For example, we bought some flowers, or he is busy, he has got some work to do. तो आपको पता चला फ्लावर्स काउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है, दोनों के साथ यूज हो जाएगा. देयर इज समबody एट द डोर. आई एम हंग्री, आई वांट समथिंग टू ईट. ये समथिंग वन वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए एनी की कुछ एग्जाम्पल. वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, ये नेगेटिव हो गया. He is lazy. He never he never does any work. That's because he is lazy. But never does any work, it's a negative sentence. There isn't anybody at the door. I am not hungry. I don't want anything to eat. Anything is again one word. Now, let's focus on some more usages of any. Okay. Any is also used when the meaning of the sentence is negative. कैसे? We went out without any money. That means we didn't have or we didn't take any money with us. So, we went out without any money. तो ये जो सेंटेंस है इसका सेंस नेगेटिव है. पैसा कोई नहीं था तो एनी इस्तेमाल कर लिया. देखने में पॉजिटिव जरूर लग रहा है बट सेंस इसका नेगेटिव है. अब देखिए इसको. ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग. दैट इज ही डिड नॉट ईट एनीथिंग. तो ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, इसका भी जो सेंस है वो नेगेटिव है. क्या है सेंस? ही डिड नॉट ईट एनीथिंग. तो यहाँ पे भी एनीथिंग आ जाएगा. इसको देखिए. हार्डली एनी बॉडी पास द एग्जाम्स. हार्डली एनी बॉडी पास द एग्जामिनेशन. क्या माने हुए इसके? इसके माने हुए ऑलमोस्ट नो बॉडी पास्ड. ये भी नेगेटिव है. अल्लाह न करे ऐसा हो. I pray that all of you not only pass the examination but score very well. अब देखिए, in most questions we use any. तो any को नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और thirdly questions में. Have you got any luggage? No, I haven't. So ये क्वेश्चन था. इसी तरह से हैव एनीबॉडी सीन माई बैग? यस, इट इज अंडर द टेबल. सो notice that with anybody we have used the verb have, although it's singular. Has anybody होना चाहिए. has भी ठीक है. इसके बारे में मैं आपको कुछ बात और बताऊंगा अभी. अब देखिए, अभी इसी पे फोकस करिए, एनी पे. बट वी यूज राइट नाउ वी कम टू सम. बट वी यूज सम इन क्वेश्चंस व्हेन वी एक्सपेक्ट दैट द आंसर इज यस. अगर हमें लगे कि जवाब जो है इसका यस में होगा, तब भी हम सम को क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज एनी करेंगे. कैसे? देखिए एग्जाम्पल. व्हाट्स रॉन्ग? यू गॉट समथिंग इन योर आईज. इसका मतलब हुआ इट सीम्स दैट यू हैव गॉट समथिंग इन योर आईज एंड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन यस. इसी तरह से वी यूज सम इन क्वेश्चंस व्हेन वी ऑफर when we offer something. For example, would you like something to eat? अब यहाँ पे would you like anything to eat नहीं कहेंगे, बहुत बुरा लगेगा. क्या आप कोई चीज़ खाना पसंद करेंगे? तो कोई चीज़ से मतलब ये कि कुछ माने कुछ सड़े हुए फ्रूट्स भी हो सकते हैं. तो लेकिन समथिंग जब हम कहेंगे तो समथिंग विच मीन्स समथिंग नाइस. सो वुड यू लाइक समथिंग टू ईट. इसी तरह से जब हम कुछ मांगते हैं किसी क्वेश्चन में, व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग इन अ क्वेश्चन, वी यूज एनी, सॉरी सम.
जैसे कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, कैन आई हैव एनी शुगर, ऐसे नहीं कहेंगे, कैन आई हैव सम शुगर। अब देखिए, वी ऑफन यूज एनी इन इफ क्लॉजेस। मिसाल के तौर पे, इफ देर आर एनी लेटर्स फॉर मी कैन यू सेंड देम टू माई एड्रेस। तो ये इफ क्लॉज में एनी आया, इफ देर आर एनी लेटर्स। इसी तरह से इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चंस आई विल बी प्लीज्ड to answer them. Yes, this I say to all of you. If you have questions, I'll be pleased to uh, answer that. So, you see, I've forgotten to add my WhatsApp number to the description. I'll see if I can edit it and add it for YouTube viewers. Although in some of my previous videos this number is attached, um, so they can pick it up from there. Otherwise I'll try to change the description if that was, I mean, if I could do that. Anyway, so if anyone has any questions, I will be pleased to answer them. So anyone has any questions, let me know if you need anything. So again, if clause. अच्छा, कभी कभी ये होता है कि if तो नहीं आता जुमले में, लेकिन if का सेंस होता है। वो कैसे? ये जुमला देखिए, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल आई हैव कॉज्ड। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी इफ आई हैव कॉज्ड एनी ट्रबल। तो इफ का सेंस है यहाँ पे, इसलिए हमने एनी इस्तेमाल किया है। अगरचे कि जुमला पॉजिटिव है, फिर से देखिए, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल आई हैव कॉज्ड। अगर हम यहाँ पे सम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ अंडरस्टूड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करें तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के करें। और आसान तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि अगर यहाँ पे सम रखेंगे तो ये जुमला सही है, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी कन्वेंशंस आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो याद रहेंगी। बुक्स में जब आप रीड कर रहे हैं तब ध्यान देते रहें कि भाई एनी कहाँ आ रहा है, सम कहाँ आ रहा है। जब आप सुने तो ध्यान दें, तो फिर ध्यान में रहेगा। अदरवाइज अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार ये वीडियो सुन लिया और रट लिया, तो आप जब तक मेमोरी में रहेगा, फिर वो मेमोरी से स्लिप हो जाएगा। उसको आप ध्यान देते रहें और यूज करते रहें। एक और एग्जांपल देखिए, एनीवन हु वांट्स टू डू द एग्जाम्स मस्ट गिव मी देयर नेम्स टुडे। अब इसमें भी इफ छुपा हुआ है। इफ देर इज एनीवन, यहाँ पे इफ कहा नहीं गया, एनीवन हु वांट्स टू डू द एग्जाम टुडे, और एनीवन हु वांट्स टू डू द एग्जाम, इस जुमले में इफ छुपा हुआ है। इफ एनीवन वांट्स टू डू द एग्जाम, तो उसे क्या करना चाहिए? मस्ट गिव देयर नेम टू मी टुडे। अब देखिए, वी ऑल्सो यूज एनी विद द मीनिंग इट डजेंट मैटर विच। ये एग्जाम्पल्स देखिए, you can catch any bus, they all go to the center। मतलब any bus, it doesn't matter which bus you take, सभी सेंटर जाती हैं, कोई भी ले लो। इसी तरह से sing a song, which song shall I sing? Any song, I don't mind। यानी कि any song मतलब it doesn't matter which song। इसी तरह से come and see me anytime you want,
जब मुझसे मिलना चाहें आ जाएं। जब भी चाहो शेर है तो जब भी चाहो तो सदा दे के बुला लो मुझको, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ना सकूं। बहरहाल ये दिस वाज फॉर योर प्लेजर। लेट्स गो आउट समवेयर। वेयर शैल वी गो? आंसर है एनीवेयर, आई डोंट माइंड। तो एनीवेयर कहीं भी चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड, एनीबॉडी could have come in। ये सब anybody, anyone, ये any की ही फॉर्म्स हैं। तो we left the door unlocked, anybody could have come in, ये पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? anybody मतलब के anybody could have come in मतलब it doesn't matter who, घर वाला भी कोई हो सकता है, चोर भी हो सकता है, anyone। तो इसलिए यहाँ पे any इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये सम और एनी का एनालिसिस आपने देखा। अब याद रखिएगा कि ये जो वर्ड्स हैं समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, दे आर सिंगुलर वर्ड्स। ठीक है। मिसाल के तौर पे समवन इज हियर टू सी यू, ठीक। बट अब यहाँ पे जो क्यों मैंने ये मकसद बहस छेड़ी है, ये इस वजह से छेड़ी है, बट वी यूज दे, देम, देयर आफ्टर दीज वर्ड्स। सिंगुलर के बाद हम ये तो इस्तेमाल नहीं करते ना। हम मिसाल के तौर पे ही के बाद हिज, शी के बाद हर। तो जब प्लूरल की बात होती है तब हम दे, देम, देयर वाला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। इस सेंटेंस को देखिए, someone has forgotten their umbrella। तो क्या नतीजा निकला? someone के बाद हमने वर्ब तो सिंगुलर इस्तेमाल किया, हैज, हैव नहीं इस्तेमाल किया। मतलब क्या रिजल्ट निकाला हमने इससे कि someone के बाद वर्ब जो है वो तो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, लेकिन जो उसके आने के वाला, उसके बाद वाला जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या दूसरे फॉर्म का जो प्रोनाउन है, पॉजेसिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो वो प्लूरल में होगा। तो someone has forgotten their, THEIR, their umbrella, हमें ये कहना चाहिए, ना कि someone has forgotten his और her umbrella। इसीलिए देर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे if anybody wants to leave early they can, ठीक है ना। they can हम कह रहे हैं, ना कि he और she can। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody। everyone के साथ तो खैर ये आमतौर पे नहीं होता, ये इन्हीं 4 वर्ड्स के साथ होता है। मैं ये वर्ड की लिस्ट आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये जो वर्ड्स हैं आपके somebody, someone, anybody, anyone, these 4 words, इनके साथ वर्ब तो प्लूरल इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन जो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है, और प्रोनाउन जो है दैट इज सिंगुलर। तो ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हो गया, सम एंड एनी। ऑलराइट। अभी हम दा पे भी आएंगे। दा पे भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें बतानी हैं। देखिए, हम आते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, फर्दर और फारदर, FURTHER फर्दर और FARTHER फारदर। फर्दर मीन्स more, you know, and farther shows the distance, the greater distance between the two places। farther दो places के बीच की दूरी बताता है, अधिक दूरी। और further जो है वो
कंपैरेटिव, ये फार्दर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। प्लीज डू इट विदाउट एनी फर्दर डिले, यानी प्लीज डू इट विदाउट एनी मोर डिले। अब देखिए इस सेंटेंस को केयरफुली देखिएगा। A is farther from Delhi from B than C। तीन प्लेसेस हैं हमारे पास, A, B, C। अब हम कह रहे हैं A is farther from B than C, यानी कि हम B से कंपेयर कर रहे हैं A को और C को, और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि B से ज़्यादा दूर कौन है। तो A is farther from B than C, तो ये क्वाइट क्लियर है कि A जो है वो B से ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू C। तो ये फर्दर और फार्दर का जो है वो मामला आपका हल हो जाता है। अच्छा जनाब, अब हम हमारे उसमें जो आता है वो कुछ आर्टिकल्स पे आ जाइए आप। आर्टिकल्स यू नो where are the articles? Yes, a, n and the। इसमें बहुत आसान a और n को मैं बहुत तेजी से सम अप कर दूंगा क्योंकि आपको मालूम ही है। a जो है वो उन वर्ड से पहले यूज होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हों। याद रखिएगा हमेशा ये बात, साउंड, लेटर की शर्त नहीं है। एंड ए मीन्स कोई एक, एनीवन। कॉमन नाउन से पहले यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ बुक, अ मैन एंड सो ऑन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो वाउल लेटर से होते हैं लेकिन साउंड वाउल की नहीं देते, कॉन्सोनेंट की देते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाउल साउंड जो है उसको पहचानने का तरीका ये है कि आपकी टंग बोलते वक्त ना तो तालु के करीब आएगी ना ही उससे टच होगी। जैसे अ, ई, ऊ, ए, ये जितना भी बोलते जाएं ज़बान आपकी ना तो पैलेट के करीब आएगी ना टच होगी। लेकिन जब आप प, ट, क, ड, ह, च ये सब बोलेंगे तो ज़बान टच होगी। इस तरह से आप देखें, अ यूरोपियन हम कहते हैं, ये ई से शुरू हो रहा है मगर य की आवाज़ दे रहा है। इस तरह से अ यूजफुल थिंग, इसी तरह से अ यूनिकॉर्न, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनिट। ठीक है ना। एन पे भी यही रूल अप्लाई होता है। एन जो है वो वाउल साउंड से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे एन इंक पॉट, एन एंट, एन एलिफेंट, एन आउल, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से वो वर्ड जिनके शुरू में वाउल साउंड हो वहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा, जैसे एन एयर। ये जो एयर होता है इसकी स्पेलिंग होती है HEIR, याद रखिएगा, एच नहीं बोला जाता। तो कहते हैं एयर, एयर माने वारिस। इसी तरह से एन ऑनेस्ट मैन, एच से शुरू होता है मगर हम हॉनेस्ट नहीं कहते, हम ऑनेस्ट कहते हैं, तो एन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से एन आर, HOUR, एच साइलेंट रहता है। पुरानी इंग्लिश में 19th सेंचुरी की इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एन होटेल, एच साइलेंट रहा करता था तब, मगर अब लेटेस्ट इंग्लिश में अ होटेल होता है। इसी तरह से पहले कहते थे एन हिस्टोरिकल बजाय हिस्टोरिकल के, तो अब तो ऐसा नहीं कहते, अब तो ए ही इस्तेमाल होता है। याद रखिए ए कुछ एन कुछ एब्रीविएशन से पहले भी इस्तेमाल होता है, इन पे भी नज़र डाल लें, जैसे एन MA, एन MP। ठीक है ना। अब ये द जो है इसके मैं आपको क्विकली चंद रूल्स बता रहा हूँ और उसके बाद इसको और डीप एनालिसिस में आपको ले जाऊंगा। द जो है हम उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1, जिसके बारे में हम पहले से ही कुछ कह चुके हों, चाहे वो थिंग हो या पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी वॉज नॉट गुड।
So I'm not talking about any book, I'm talking about the book you gave me. अच्छा, secondly आप समझ लें कि the is always used with the singular pronoun which refer to the whole species. For example, the dog is a faithful animal. The dog means the entire species of dog. The rose is the sweetest of all flowers. The rose is the sweetest of all flowers. अब इसमें आप डिसएग्रीमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं, हो सकता है आप कहें कि नहीं द लिली इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा रोज़ से मतलब है कोई एक पर्टिकुलर रोज़ नहीं बल्कि जितने भी रोजेज़ होते हैं। इसी तरह से द इज़ ऑलवेज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे एलिसन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। हमारी क्लास में कोई एलिसन नहीं है, तो एनीवे मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता अभी यहाँ पे। तो एनीवे एलिसन इज द बेस्ट, बेस्ट से पहले हमने द लगाया है। एन एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। इसी तरह से द जो है इट्स यूजुअली यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बेज, रिवर्स, seas, islands, and mountains and mountain ranges. You know, for example, the Bay of Bengal, the Ganges, the Thames, the Red Sea, the Indian Ocean, the Himalayas, the Alps. Usually, the is also used before the names of the political parties as well as the newspapers and the holy books. For example, the Congress, the Hindustan Times, इस तरह से the Ramayana, the Mahabharata, the Bible और the Holy Quran. पहले याद रखिए ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड से मतलब अभी कोई 50-60-100 साल पहले की इंग्लिश में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था तब हम कहते थे द पंजाब या द दक्कन। आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये अभी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। उससे मतलब होता था द स्टेट ऑफ पंजाब या द स्टेट ऑफ दक्कन, लेकिन अब इस किस्म का कोई मामला नहीं है, तो अब आप लोग दक्कन या पंजाब से पहले द ना लगाएं। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट द इज यूज्ड बिफोर दोज कॉमन नाउन्स which in fact are only of their kind in this world. For example, we say the sun, the sky, the ocean, or the sea, the earth, the moon, the Mars, you know, ये सब एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि दो सन हो दो मून हो। एक चीज और याद रखिएगा, द इज समटाइम्स यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव to refer to make it a noun, ठीक है ना। For example, the poor are humble. The poor से मतलब the poor people are humble. The rich are proud. यानी कि the rich people, सारे rich नहीं, ये कहावत कही जाती है। Don't insult the weak people. Always help the needy. तो always help the needy. तो ये दा के बारे में मैंने आपको कुछ एक जनरल बातें बताई। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि दा जो है ना वो उसमें बहुत सारे इंडियन लर्नर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दा इस्तेमाल करते हैं और गलती करते हैं। Faster, 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 slower, slower. Zoom, slider, home, button, map, back, button, stop recording video, button, open camera. Zoom, slider, home, button, navigate, home, button, stop recording video, button, zoom, stop recording video, pause video recording, button, pause video recording. Well, you see, I'd now like you
to consider the in a different context. पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दी और दी बोलना चाहिए या दा बोलना चाहिए, इसके लिए दो नॉर्म्स हैं. एक तो ये कि जब वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो तो दी कहना चाहिए, मसलन दी एलिफेंट. जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो द कहना चाहिए, द क्लासरूम, द स्कूल, द टीचर, द स्टूडेंट. और एक और नॉर्म है, वो ये कि अगर आप किसी चीज़ पे जोर देना चाह रहे हैं तो फिर दी का इस्तेमाल करिए. जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल यही किताब पढ़ी जाने वाली है, यानी ये पढ़ने वाली आजकल यही किताब है और उल्टी सीधी किताबें मत पढ़ो. तो दिस इज दी बुक टू रीड दीज डेज, इस तरह से इस्तेमाल होगा. अच्छा, अब आइए आप जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, जैसे द स्कूल कहाँ कहेंगे कहाँ नहीं कहेंगे. देखिए, स्कूलिंग का एक जनरल आइडिया होता है. जैसे मिसाल के तौर पे आपके छोटे भाई बहन हो, उनके बारे में कोई पूछे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं कि साहब वो पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में हैं. तो स्कूल में है का मतलब ये नहीं कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है, मतलब ये कि अभी स्कूल के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. तो अब इन जुमलों को देखिए, दो सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी. देखिए, ये पहली एग्जांपल है. एलिसन इज 10 years old. Every day she goes to school. She is at school now. School begins at 9 and finishes at 3. अब आप ये कह सकते हैं कि पहला जुमला जो है, एलिसन इज 10 years old, ये तो ठीक है. एवरी डे शी गोज टू स्कूल, तो जाहिर है अपने ही स्कूल जाती होगी. ऐसा तो है नहीं कि हर कोई दिन अलग अलग स्कूल जाती होगी, एक पर्टिकुलर स्कूल जाती होगी. तो दा क्यों नहीं लगाया? दा इसलिए नहीं लगाया कि इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्कूल जाती है रोज, बल्कि यानी कि शी गोज टू स्कूल एवरी डे शी गोज टू स्कूल, मतलब कि वो रोज स्कूल जाती है. यहाँ पे स्कूलिंग का जनरल आइडिया अप्लाई हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं हो रही. ठीक है, वो अपने ही स्कूल जाती होगी, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो घर पे नहीं रुकती, स्कूल जाती है. शी इज एट स्कूल नाउ, वो फिलहाल स्कूल में है या स्कूल पे है, मतलब पढ़ रही है, स्कूल जा रही है. जैसे हम कहते हैं ना, शी इज गोइंग टू स्कूल, तो शी इज एट स्कूल मतलब कि यानी अभी वो स्कूल में नहीं है. हो सकता है शाम के 7 बजे हो तो वो अभी स्कूल में नहीं है, बट शी इज एट स्कूल. शी इज नॉट एट यूनिवर्सिटी, शी इज नॉट एट कॉलेज, शी इज नॉट एट हॉस्पिटल, शी इज नॉट एट वर्क. कहाँ है वो? शी इज एट स्कूल, मतलब ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्कूलिंग. इसी तरह से लास्ट सेंटेंस, स्कूल बिगिंस एट 9 एंड फिनिशेस एट 10. यहाँ पे भी हम स्कूल इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे कि भाई स्कूल जो है वो 9 बजे शुरू होता है, 3 बजे ख़त्म हो जाता है. तो ये तो जनरल बात हो गई. यानी वी से अ चाइल्ड गोज टू स्कूल और इज एट स्कूल एज अ प्यूपिल. वी आर नॉट नेसेसरीली थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल. बात समझ रहे ना? ये हम कहते हैं कि एक बच्चा एक स्कूल जा रहा है या जाता है या स्कूल में है, तो हम ये नहीं सोच रहे किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में. सोच भी सकते हैं लेकिन नहीं सोच रहे. वी आर थिंकिंग ऑफ स्कूल एज अ जनरल आइडिया. अब इस एग्जाम्पल को देख, ये सेट ऑफ एग्जाम्पल देखिए. टुडे एलिसन्स मदर wants to speak to her
daughter's teacher. ठीक है. So she has gone to the school to see her. अब ये the school क्यों? क्योंकि अब वो स्कूल उसी पर्टिकुलर स्कूल में गई है जहाँ पे के एलिसन की टीचर मौजूद है. She is at school. She is at the school now. अब वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है, वहीं है जहाँ पे कि एलिसन की टीचर मौजूद है. जबकि एलिसन के लिए हमने कहा था शी इज़ एट स्कूल नाउ, तो हमारा मतलब था कि वो अभी पढ़ रही है. वो और पढ़ने में भी किस लेवल पे पढ़ रही है? स्कूल लेवल पे पढ़ रही है, स्कूल जा रही है. तो ये एक जनरल आइडिया है. इसी जनरल आइडिया को समझाने के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ. मिसाल के तौर पे वी यूज प्रिजनर, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी एंड चर्च इन अ सिमिलर सेंस. ये चार वर्ड जो हैं मिसाल के तौर पे प्रिजनर, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी एंड चर्च, इनको भी हम जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं. when we are thinking in general, when we are thinking the general idea of these places, ठीक है ना, and what they are used for. अब देखिए examples. Ken's brother is in prison for robbery. अब होना तो ये चाहिए था द प्रिजन, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर प्रिजन, लेकिन हम प्रिजन को यहाँ पे जनरल आइडिया के तौर पे देख रहे हैं. किसी भी जेल में हो, हमें इससे मतलब नहीं है. मतलब ये कि वो जेल में है चोरी के लिए. अब देखिए ही इज अ प्रिजनर. ही इज अ प्रिजनर एंड वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रिजनर. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रिजनर की बात नहीं हो रही है. कोई भी क्रिमिनल हो वो तो प्रिजन में होगा. अब दूसरी सिचुएशन देखिए. कैन वेंट टू द प्रिजन टू विजिट हिज ब्रदर. अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई, जैसे एलिसन के केस में चेंज हुई थी. कैन जब जाता है अपने भाई को देखने प्रिजन में, तो किसी पर्टिकुलर प्रिजन में जाएगा जहाँ पे के वो है. ही वेंट एज अ विजिटर, ये भी ध्यान रखिएगा. कैन वेंट एज अ विजिटर एंड नॉट एज अ प्रिजनर, तो ये पर्टिकुलर हो गया. इसी तरह से आप देखें दूसरी हॉस्पिटल से रिलेटेड एग्जांपल. जैक हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक. ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल. द हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल मतलब ऐसी जगह जिसको हॉस्पिटल कहते हैं. कोई भी जगह हो सकती है, वो XYZ, अपोलो हॉस्पिटल हो या कि आपका आजकल और जो मशहूर हॉस्पिटल हैं दिल्ली में बोलें तो सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स है. तो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल. ये इम्पोर्टेंट नहीं है किस हॉस्पिटल में. हाँ, अगर हम ये कहें कि ही वॉज टेकन टू द अपोलो हॉस्पिटल, तब तो खैर एक अलग मसला हो गया. लेकिन यहाँ हॉस्पिटल अकेला इस्तेमाल हो रहा है. ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल नाउ. वो अभी भी हॉस्पिटल में है. मतलब हॉस्पिटल में है से मतलब हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में है. बात समझ रहे हैं आप. अब वो किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो, एडमिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल नाउ एज ए पेशेंट. ही इज देयर एज अ पेशेंट. अब देखिए, जिल हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट जैक. ये जिल जो गई हॉस्पिटल देखने के लिए, उसे तो द हॉस्पिटल इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज द हॉस्पिटल इन विच जैक वाज एडमिटेड. ये भी याद रखिए. अच्छा, पहले ये देख लीजिए. शी इज एट द हॉस्पिटल नाउ. शी इज एट द हॉस्पिटल इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल नाउ, बट एज अ विजिटर, नॉट एज अ पेशेंट. अब देखिए इस जुमले को. व्हेन आई लीव स्कूल आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं कहाँ जाना चाहूँगा? यूनिवर्सिटी. द यूनिवर्सिटी नहीं. आप या तो ये कहिए द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये सब हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हम तो यूनिवर्सिटी जाना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, द नहीं लगाएंगे। इसी तरह से ये एग्जाम्पल देखिए, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द यूनिवर्सिटी, वेयर इज द यूनिवर्सिटी प्लीज। द यूनिवर्सिटी से मतलब द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं और उसकी बिल्डिंग मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी की इमारत कहाँ है, हम कहाँ जाएं, हमें मिल नहीं रही है। अब ये देखिए चर्च को लेके एग्जांपल्स, मिसेस केली गोज टू चर्च एवरी संडे। इसका क्या मतलब हुआ, मिसेस केली गोज टू अ रिलीजियस सर्विस एवरी संडे। अब वो रिलीजियस सर्विस किसी भी चर्च में परफॉर्म हो रही हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, द वर्कमैन वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द रूफ। अब ये द चर्च क्यों कहा, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक चर्च में गए थे जहां की छत टूट गई थी। नॉट फॉर अ रिलीजियस सर्विस, याद रखिए ये वहां पे रिलीजियस सर्विस के लिए नहीं गए थे, इबादत के लिए नहीं गए थे, काय के लिए गए थे, कंस्ट्रक्शन के लिए। विद मोस्ट अदर प्लेसेस यू नीड द, ये जो 2 4 5 प्लेसेस हैं इनको छोड़ के आपको और सारे प्लेसेस के साथ आप द लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिनेमा, जैसे वी वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, द बैंक, he visited the bank yesterday, the station, he was at the railway station। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दिए देता हूँ, बेड हम कब कहते हैं, देखिए बेड, वर्क, होम, ये 3 वर्ड और सीख लीजिए। वी से गो टू बेड, यानी बी इन बेड, गो टू बेड मतलब सो जाओ, जाओ, इन बेड, नॉट गो टू द बेड, ये रॉन्ग हो जाएगा। द बेड तो एक पर्टिकुलर बेड है, जबकि हम गो टू बेड से मतलब हमारा सो जाओ, जाओ। इट्स टाइम टू गो टू बेड नाउ, अब सोने का समय हो गया है, बिस्तर पे जाने का समय हो गया है। बिस्तर पे, कोई भी बिस्तर हो, आपका गद्दे का बिस्तर हो, दरी का बिस्तर हो, चटाई का बिस्तर हो, आपने उसे बालकनी में बिछा रखा हो, आपने उसे अपने बेडरूम में बिछा रखा हो, ड्राइंग रूम में बिछा रखा हो, यू नो, एनी बिस्तर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, दिस मॉर्निंग आई हैड ब्रेकफास्ट इन बेड, इन द बेड नहीं, बिस्तर पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। फिर वही बात कि कोई भी बिस्तर, डजंट मैटर विच बिस्तर। अब देखिए, आई सैट डाउन ऑन द बेड, अब द बेड आ गया। द बेड क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर बिस्तर पे बैठा हूँगा ना, ये कोई जनरल आइडिया तो है नहीं, ये एक स्पेसिफिक बात है, अ पर्टिकुलर एक्शन एंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर। इसी तरह से गो टू वर्क, गो टू वर्क का मतलब बी एट वर्क या स्टार्ट वर्क या फिनिश वर्क, ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी दानी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे, एंड डिड नॉट गो टू वर्क यस्टरडे, एंड जो थी वो काम पे नहीं गई कल। कौन सा काम, टेलरिंग का काम हो, ब्यूटी पार्लर का काम हो, किसी शॉप पे रिसेप्शनिस्ट हो, किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट हो, टेलीफोन ऑपरेटर हो, कोई भी उसका काम हो, ही डिडंट गो टू वर्क। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली फिनिश योर वर्क, अपना काम आप कब खत्म करते हैं, आपका कोई भी काम हो, वी आर टॉकिंग ऑफ काम इन जनरल, वर्क इन जनरल, नॉट एनी स्पेसिफिक काम, यू सी। अच्छा, गो होम या कम होम या अराइव होम या बी होम, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इट्स लेट,
लेट अस गो होम, गो टू होम कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह से विल यू बी एट होम टुमारो आफ्टरनून, जाहिर है होम से मतलब यहाँ पे बात हम उसके घर की कर रहे हैं, लेकिन होम यहाँ पे हम जनरल आइडिया, क्या तुम घर पे होगे। अब ये घर मिसाल के तौर पे उसकी खाला का भी हो सकता है, फूफी का भी हो सकता है, चची का भी हो सकता है, किसी का भी हो। तो ये जनरल आइडिया है होम का, विल यू बी एट होम टुमारो आफ्टरनून। इसी तरह से वी से गो टू सी साइड, गो टू सी, बी एट सी, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था सी से पहले दा लगता है, विदाउट दा, व्हेन द मीनिंग इज गो बी ऑन अ वॉयज। कहाँ तक किन केस में दा नहीं लगेगा ये भी समझ लीजिए। कीथ इज अ सीमन, सीमन ये जो वो होते हैं मतलब बोटमैन और समंदर में सफर करने वाले, तो ही इज अ सीमैन, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम लाइफ एट सी। अब अगरचे के सी अपनी तरह का वाहिद वाहिद एक यानी वाहिद चीज है, मगर तभी भी यहाँ पे सी इसलिए नहीं लगाएंगे, द इसलिए नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे जनरल आइडिया है सी का। आई वुड लाइक टू लिव नियर सी, द सी कर देंगे तो कोई पर्टिकुलर सी हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी सी के पास रहना चाहते हैं, कोई भी सी हो। अच्छा, इट कैन बी डेंजरस टू स्विम इन द सी। अब देखिए बात आ गई ना, इट कैन बी डेंजरस टू स्विम इन द सी। यहाँ पे हम पर्टिकुलर सी की बात कर रहे हैं या उस सी की बात कर रहे हैं जो अपनी तरह का अकेला है। अभी तक हम सी के जनरल आइडिया की बात कर रहे थे, सी की बात नहीं कर रहे थे। अब ये द सी जो लगा दिया, दिस इज अ पर्टिकुलर सी एंड दिस इज एन एक्चुअल सी, यहाँ पे सी का आइडिया नहीं बल्कि सी ही है, तो द सी आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये जहाँ पे कि द यूज नहीं होना चाहिए। इन मोस्ट अदर वर्ड्स आपको द जो है वो यूज करना होगा। इसमें कुछ डिटेल्स और भी हैं, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो वो अब यानी वो वर्ड्स और एग्जाम्पल दे के वही सेम बात आएगी जो बात मैं आपको समझा चुका हूँ इन ब्रीफ। समझाने का मतलब ये है कि जब हम किसी प्लेस का जनरल आइडिया उसको जनरल सेंस में हम इमेजिन करते हैं तो दा नहीं लगाते, और जब हम जनरल सेंस में इमेजिन नहीं करते हैं, पर्टिकुलर सेंस में इमेजिन कर रहे हैं, तो दा लगा देंगे। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स जब आता है तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। वो आप जो है वो सिचुएशन देख के डिसाइड करिएगा कि सेंटेंस आपसे जनरल डिमांड कर रहा है या कि पर्टिकुलर डिमांड कर रहा है। वैसे भी एरर करेक्शन तो आपके कोर्स में है नहीं, सिर्फ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, आज कुछ लोगों ने और सवाल पूछा है कोर्स के बारे में, वो मैं अगले मैसेज में बताऊंगा, इसमें नहीं। लेकिन हाँ, ग्रामर के बारे में ये समझ लीजिए कि टेंसेस, डिटर्मिनर्स और रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, तो टेंसेस हम डिस्कस ही करते रहें टेक्स्ट करते करते, और आगे भी करते रहेंगे जहाँ पे मौका मिलेगा। और डिटर्मिनर्स पे मैं आपको थोरो मटेरियल जो है वो दे रहा हूँ। नाउ सो द आर्टिकल्स आर डन, यू सी, आर्टिकल्स आर डन। नाउ वी कम टू सम प्रोनाउंस। इसमें भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि ये आपको सब आता ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट पर्सन आई के साथ मी, माई इस्तेमाल होता है, वी के साथ आर, यू के साथ योर, ही के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हिम, हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, ITS इट्स इस्तेमाल होता है, दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, देम, देयर, THEIR देयर। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने वो कर दिए। देन देयर आर पॉजेसिव फॉर्म्स, जैसे यू के लिए योर्स,
शी के लिए हर्स, शी यू नो, जैसे कहते हैं ना दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज हर्स। इस तरह से दे के लिए आर्स, एक पीछे और गया था, तो वी डू आवर वर्क, दिस बुक इज आर्स। देयर्स, देयर की में पॉजिटिव फॉर्म में भी देयर इस्तेमाल हो जाता है, जैसे दे डिड देयर वर्क, दिस बुक इज देयर्स। ठीक है ना। इसी तरह से अब कुछ और वो होते हैं प्रोनाउन जिनमें सेल्फ लगा होता है। या तो वो सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं, या फिर ये इशारा करते हैं कि किस तरफ, मतलब नाउन की तरफ इशारा करते हैं, मतलब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ। तो ये मैं आपको मिसाल दूं, जैसे ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, उसने अपने आप दरवाज़ा खोला। ही, तो हिमसेल्फ जो है ही की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये तो एक यूसेज होता है इसका। दूसरा यूसेज होता है ही, द किंग हिमसेल्फ ओपन द डोर, यानी बादशाह ने खुद उठ के दरवाज़ा खोला, तो ये बादशाह पे एम्फेसिस डाल रहा है। ईच अदर is used, remember, for two persons or things, whereas one another is used for more than two persons or things, usually two persons. मिसाल के तौर पे, the two boys quarreled with each other, all friends should love one another। ठीक है। कुछ और प्रोनाउंस होते हैं इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें आते हैं हु, whom, whose। ये जो इस्तेमाल होते हैं ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर कुछ और प्रोनाउंस हैं जैसे विच, ये आम तौर पे थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दैट एक और प्रोनाउन होता है जो यानी पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए क्विकली। द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड। तो ये हु जो है लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पर्सन्स के लिए। तो बॉय के लिए विच इस्तेमाल नहीं करेंगे, द बॉय विच केम हियर, ये रॉन्ग हो जाएगा, हु केम हियर। अच्छा, वेयर इज द मैन whom you called yesterday, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, जिसे आपने बुलाया था। मॉडर्न इंग्लिश में whom की जगह who भी आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से दिस इज द गर्ल whose book was stolen। फिर द बुक विच यू रेड इज माइन। तो बुक जो है नॉन लिविंग है तो विच इस्तेमाल किया। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। तो ये हाउस है, ये भी नॉन लिविंग है, इसके लिए दैट इस्तेमाल किया, लेकिन दैट जो है वो पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आई मेट दैट मैन whom you sent today। ठीक है ना, दैट जो है वो लिविंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। अब एज जो एक कंजंक्शन भी है, और इसका यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सच के साथ होता है। तो इसमें क्या है कि ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर, यानी वो उस तरह का आदमी है जिसको कि मैं इज्जत देता हूँ। ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर या दैट आई ऑनर, दोनों सही हैं। ट्राई टू अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब यूज होता है तो विच जो है इट शोज सिलेक्शन, जबकि ये सिलेक्शन शो करता है और पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में विच जो है वो पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज सिर्फ
थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। वॉट जो है ये सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। विच इज़ योर ब्रदर, मान लें 2-4 लोग खड़े हुए हैं, अब इसमें से सिलेक्शन करके आपको बताना है विच इज़ योर ब्रदर। व्हाट डू यू से, विच डू यू से गलत हो जाएगा। विच विल यू टेक, व्हाट हैव यू फाउंड, विच इज़ माई पेन, व्हाट डज ही वांट। ये मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल्स बता दी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर ब्रदर से तो मतलब है आपका भाई कौन है। 4 लोग खड़े हैं, उसमें से आप बताएं हु इज़ योर ब्रदर या विच इज़ योर ब्रदर, दोनों ही सही हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव में विच को लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी उर्दू के पैटर्न पे कह देते नहीं कि भाई तुम्हारा भाई कौन होता है, हु इज़ योर ब्रदर, तो हु इज़ ही टू इंटरप्ट, उसको दखल देने का क्या हक है। कभी इस सेंस में भी हु यूज हो जाता है। इसी तरह से व्हाट जो इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपसे अभी कहा कि विच इज़ योर ब्रदर, मतलब आप उसमें बताएंगे 4-5 लोगों में से कि आपका भाई कौन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ योर ब्रदर, तो मतलब होता है व्हाट डज योर ब्रदर डू। सो व्हाट इज़ योर ब्रदर, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर और माई ब्रदर इज़ अ लॉयर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ you see there is a next set of but this video has also been very long, so let's stop here and we will meet in the third and the final part of determiners. Okay, till then, thanks a lot. Stop recording video button.